दोस्तों नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। अपन देखते हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर रणथंभौर का इतिहास। पिछले वीडियो के अंदर अपन नाडोल का इतिहास पूरा किया था। इसके बाद अपन देखते हैं रणथंभौर का इतिहास, जिसके अंदर रणथंभौर के चौहान वंश है उनसे संबंधित चलता है रणथंभौर का इतिहास। इसके बाद चौहान वंशों के बाद ये रणथंभौर है मेवाड़ के अधीन आ जाता है, और वहीं पर मेवाड़ के कौन सा शासक था? गुहिल वंश। रणथंभौर का इतिहास लास्ट तक अपने गुहिलों के अधीन ही रहता है। तो अपन बात करते हैं पहले रणथंभौर के इतिहास के अंदर चौहानों का, क्योंकि अपन चौहान पढ़ रहे हैं। तो अभी स्वतंत्र शाखा रणथंभौर के अंदर चौहानों की थी। तो शुरू करते हैं अपन रणथंभौर का इतिहास। तो हेडिंग लगाना आप, रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर के इतिहास से अपन को सबसे पहला देखना है रणथंभौर का इतिहास है। तो रणथंभौर नाम का एक दुर्ग भी है। तो रणथंभौर का इतिहास वर्तमान के जिला पूछ ले तो कौन सा? सोई माधोपुर। तो रणथंभौर दुर्ग सोई माधोपुर के अंदर है। ये थोड़ा पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था, एक बार वापस कर देते हैं, अपना कुछ नहीं है। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ है? सोई माधोपुर। इस रणथंभौर का पुराना नाम क्या है? तो रणस्तंभपुर। तो इसको ध्यान रखना, पुराना नाम रणस्तंभपुर। रणथंभौर कहाँ है? इसका पूरा नाम है रणस्तंभपुर। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ भी रखा है, तो इसको भी ध्यान रखना आपने। फिर आता है ये जो रणथंभौर है, ये जिला है तो सोई माधोपुर। तो अपन को देखना है सोई माधोपुर की स्थापना किसने की? तो सोई माधोपुर की जयपुर का शासक का कौन? माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम, इसने 1763 के अंदर रणथंभौर दुर्ग की स्थापना की। तो सोई माधोपुर की स्थापना जयपुर के माधो सिंह प्रथम ने 1763 में की। इसको अपन को ध्यान रखना है। ये रणथंभौर दुर्ग है, ये 3 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। रणथंभ स्तंभ, रण प्लस थंब, रणथंभ प्लस भौर, इन 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है रणथंभौर दुर्ग। इन 3 पहाड़ियों में बसने के कारण इसका नाम इसको इकट्ठा करके लिख दिया था रणथंभौर। पुराना नाम रणस्तंभपुर। और ये रणथंभौर दुर्ग सोई माधोपुर के अंदर, सोई माधोपुर की स्थापना 1760 के अंदर किसने की थी? जयपुर का शासक माधो सिंह प्रथम ने की थी। रणथंभौर दुर्ग कैसा दुर्ग है? तो गिरी दुर्ग है। तो इसको भी लिखना, ये गिरी दुर्ग है। कैसा है? गिरी दुर्ग है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसको कहते हैं अपन को गिरी दुर्ग कहा जाता है। फिर बात करते हैं अपन रणथंभौर दुर्ग की रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो चौहान वंश की स्थापना अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर का शासक कौन? पृथ्वीराज तृतीय। तराइन के युद्ध के बाद जो पृथ्वीराज हार जाता है और गौरी अजमेर पर अधिकार कर लेता है, तो पृथ्वीराज का एक पुत्र था कौन? गोविंदराज। इसने 1194 के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। तो इसको अपन को लिखना है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र कौन? गोविंदराज ने 1194 में की। तराइन का युद्ध हुआ कब हुआ? 1192 और 92 दोनों युद्ध। फिर 2 साल बाद 1194 के अंदर गोविंदराज ने इसके अंदर रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की थी। तो रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक, इसके बाद रणथंभौर के अंदर कई चौहान शासक हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना शासक किया कोई अच्छा काम किया नहीं, बस अपने शासक किया, जन्मे मरे और बस इतना ही काम किया।
इसके बाद अपन को देखते हैं रणथंभौर के अंदर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो रणथंभौर का एक ही शासक है, कौन? हमीरदेव चौहान, जिसको अपन क्या कहते हैं, रणथंभौर का इतिहास हमीरदेव से शुरू होता है और हमीरदेव से ही संपन्न होता है, क्योंकि हमीरदेव ही एकमात्र शासक था रणथंभौर का जिसको अपन प्रसिद्ध शासक कह सकते हैं। रणथंभौर क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाते हैं। अपन ने जहां से क्वेश्चन पूछे, अपन को एग्जाम पास करना है तो अपन को जहां हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाता है वही कोई अपन ज्यादा फोकस करना है, तो अपन सबसे ज्यादा फोकस करेंगे हमीरदेव चौहान पर। तो लगाओ हेडिंग, रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक कौन? हमीरदेव चौहान। और शुरू करेंगे अपन हमीरदेव चौहान के बारे में पूरा इतिहास। तो पहले तो एक लाइन लिख लो, रणथंभौर का प्रसिद्ध शासक हमीरदेव चौहान था, देव चौहान। अब अपन बात करते हैं हमीरदेव चौहान के इतिहास के बारे में। तो हमीरदेव, पहले इसका पिता का नाम लिखते हैं, फिर अपन हमीरदेव का जो कार्य किए थे उसको लिखेंगे। पहले इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसको पहले लिखते थे। तो पिता कौन थे इसके? जय सिंह, पिता जय सिंह, या इसको कहीं कहीं लिखा हुआ है जयतर सिंह, इसको भी ध्यान रखना, कहीं आपको जय सिंह मिल जाएगा और कहीं आपको जयतर सिंह मिल जाएगा। फिर आता है इसकी माता का नाम, माता का नाम था हीरा देवी, हीरा देवी। रानी रंग देवी, पुत्री पद्मा है। पद्मा का क्वेश्चन पूछा रखा है, इसी ने पद्म तालाब के अंदर कूद कर आत्महत्या की थी, इसीलिए इसका नाम उस तालाब का नाम भी क्या पड़ेगा? पद्म तालाब। फिर आता है भाई वीरम और सुल्तान, भाई वीरम सुल्तान। और गुरु कई बार पूछा जाता है इसका, गुरु राघव देव। गुरु कौन था? राघव देव। क्वेश्चन अच्छा है, ये कई बार पूछा भी जा सकता है, गुरु राघव देव। रणथंभौर के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब इल्तुतमिश का शासक था, इल्तुतमिश अजमेर नहीं है, इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था, उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो वीर नारायण, वीर नारायण। तो एक नोट लगा के अपन को लिखना है, इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश के समय रणथंभौर का शासक वीर नारायण था। क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, वीर नारायण था, इन नोट लगा के लिखना अपन को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वीर नारायण का अपन इतिहास नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसने ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया इस पर तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इल्तुतमिश के समय रणथंभौर का शासक कौन था? वीर नारायण था। अब हेडिंग लगाओ, रणथंभौर के इतिहास के अंदर हमीरदेव चौहान 1282 से 1301। तो हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान शासक बना 1282 से और अंतिम युद्ध था 1301। हमीरदेव चौहान के अंदर बात करें तो ये रणथंभौर के चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो इसको कहते हैं चौहानों का वास्तविक संस्थापक। तो हेडिंग लिख लेना, वास्तविक संस्थापक। रणथंभौर के अंदर चौहानों की शाखा वास्तविक संस्थापक कौन था? हमीरदेव चौहान था। इसके बाद इसकी पुस्तकें आती है जिसके अंदर अपन को कई क्वेश्चन भी मिलते हैं हमीरदेव से संबंधित। पूरा इतिहास इन क्वेश्चनों के आसपास ही रहता है, इन बुकों के आसपास। तो अपन देखते हैं पहले इनकी बुक है, जैसे हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य कौन? नैनचंद्र सूरी। पुस्तक लिख लो पहले, हमीर महाकाव्य। इसका पुस्तक का लेखक कौन था? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी द्वारा ये हमीर महाकाव्य लिखा गया था। फिर हमीर हट पर कई कविताएं बन रखी है, तो हमीर हट कौन है? चंद्रशेखर। तो यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं,
हमीर हट, पूछ ले तो कौन है, चंद्रशेखर। फिर इस पर एक और है किताब, कौन, सुरजन चरित्र, इसका भी लेखक है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, दोनों बुकें इसकी लिखी हुई है चंद्रशेखर की, इसको थोड़ा क्या अपन को ध्यान रखना है। फिर आता है हमीर काव्य, एक होता है हमीर महाकाव्य, ये तो महाकाव्य, एक है हमीर काव्य, इसका लेखक था सारंगधर। हमीर काव्य और इसका लेखक कौन है, सारंगधर है, सारंगधर। ये महाकाव्य है और ये काव्य, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर और बुकें आती है अकाउंट, एक कुछ अभी वर्तमान के अंदर एक पुस्तक पूछी गई थी एग्जाम में, अमृत कलश, अमृत कैलाश। अमृत कैलाश किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमीर बंधन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, हमीर बंधन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वर्तमान के अंदर ये पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर, तो अपन ओल्ड पेपर के अनुसार भी उनका क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन है अमृत कैलाश, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम के अंदर, अमृत कैलाश। तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है क्यों, हमीर से कुछ संबंधित इसका लगता नहीं, फिर भी हमीर से संबंधित है और इसका लेखक कौन है, हमीर बंधन। इसको इंपॉर्टेंट करना, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था अपन को। फिर बात आती है और है अपने राजा हमीर देवरा दुआ, राजा हमीर देवरा दुआ, राजा हमीर देवरा दुआ और इसका लेखक है खेमा भट्ट, खेमा भट्ट, इसका लेखक कौन है, खेमा भट्ट। इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जाता है हमीर देव, इससे संबंधित पता चल जाता है हमीर का, ये ऊपर वाले से तो अपन को पता नहीं चल जाता किसकी है। फिर एक आती है रूप परीक्षा, ये भी जब 4 ऑप्शन मिलते हैं तो उसके अंदर ये जोड़ने के लिए काम आती है किताबें कि रूप परीक्षा, क्योंकि अलग लेखक है इसका। तो रूप परीक्षा का लेखक कौन है, विद्यापति, रूप परीक्षा। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब ये मिलाने वाले, ए को बी से, ए को 1 नंबर से, बी को 2 नंबर से, इस तरह, तब इसको क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। फिर अपन को एक और बुक लिखनी है अपन को, हमीर भांड, व्यास भांड, हमीर भांड, व्यास भांड, इसका लेखक हमियारण, हमियारण। व्यास भांड और इसका लेखक हमियारण, हमीरायण, इसका लेखक कौन है, हमीरायण द्वारा पुस्तक लिखी व्यास भांड। फिर अपन आगे बात करते हैं, हमीर की बात करते हैं, तो हमीर ने, अब इतिहास शुरू हो जाता है। ये बुकों के बाद ये लगभग 7-8 बुक है, इनको याद करना, आपको 4-5 पढ़ोगे तो बार याद हो जाएगी, इसके नई बात कुछ ही नहीं है, क्योंकि एक किताब ये नहीं है, ये आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, बाकी आपने कहीं लिखा जाता है किसी के पास। मैं कोशिश करता हूँ कि ओल्ड पेपर उनको भी सम्मिलित करके आपको इतिहास पढ़ाऊं और एकदम डीप के अंदर अपना इतिहास देखेंगे। फिर बात आती है हमीर इतिहास की, तो हमीर ने एक कोटिजन्य यज्ञ कराया था, कोटिजन्य यज्ञ, ये सभी को पता है, हमीर ने कोटिजन्य यज्ञ कराया था, लेकिन किस शासक को हराकर, किस शासक को अधीनता स्वीकार कर कोटिजन्य यज्ञ करा था, ये इंपॉर्टेंट है, तो लिखो ये चीज। हमीर ने कोटिजन्य यज्ञ कराया। अब ये क्वेश्चन सब लिखाते हैं, कोटि ये यज्ञ कराया, कोटिजन ये यज्ञ कराया था, लेकिन ये किस शासक को अधीनता स्वीकार करा के कराएगी, तो ये एक शासक था त्रिभुवनगरी का, उस समय एक प्रांत था त्रिभुवनगरी, इस शासक को अधीनता स्वीकार कराकर उसी खुशी के अंदर कोटिजन यज्ञ कराया था। तो त्रिभुवनगरी के शासक
को अधीनता स्वीकार कराकर कराई, वे इसी खुशी में कोटियन यज्ञ कराया। ये इंपॉर्टेंट है। अब कोटियन यज्ञ आने वाले एक बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये किसके लिए, किसकी खुशी में कराया था? तो त्रिभुवन नगरी का एक शासक था। कौन? त्रिभुवन नगरी का शासक अपन को नाम नहीं मिलता कहीं पर भी, लेकिन उस शासक की अधीनता स्वीकार कराकर ये अपन को हमीर ने ये यज्ञ कराया था। फिर बात आती है अपनी आगे, तो हमीर और दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन, इन मध्य जो संघर्ष हुआ अपन इतिहास ऐसे पढ़ेंगे तो हम एक टुकड़ों के अंदर पढ़े, जैसे हमीर और जलालुद्दीन, फिर हमीर और एके, इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ में भी आसान आ जाएगा। तो अपन इतिहास पढ़ने का सबसे अलग तरीका अपनेगा याद, इसीलिए मैं कहता हूँ इतिहास जीके एकदम याद हो जाएगा। बस आप 2-3 बार क्लास देखोगे तो जीके आपकी रटी हो जाएगी एकदम सिंपल तरीके से। तो शुरू करते हैं अपन हमीर और जेके यानी जलालुद्दीन की खिलजी, इनसे संबंधित जो संघर्ष हुआ इनकी देखते हैं अपन। तो पहले हेडिंग लगाओ हमीर वर्सेस कौन? जलालुद्दीन। इसको शॉर्ट में लिखे अपन जेके लिखेंगे, मतलब जलालुद्दीन खिलजी। तो जेके ने 1580 में, जेके ने क्या 1580 के अंदर जो जायका दुर्ग है, हम रणथंभौर के पास के अंदर है, जिसको अपन रणथंभौर की कुंजी कहते हैं, तो जायका दुर्ग है उस पर आक्रमण कर अधिकार किया था। क्योंकि जेके इस रणथंभौर हमीर देव की जो बातें सत्य नहीं मान रहा था, इसलिए ने जेके इस पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रणथंभौर के अंदर प्रथम आक्रमण कर दिया जेके ने, तो 1290 के अंदर किस दुर्ग पर किया? झाई के दुर्ग पर, और झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो लिखो जेके ने 1290 में झाई के दुर्ग पर आक्रमण कर अधिकार किया। इसको इंपॉर्टेंट है, झाई के दुर्ग पर इसने आक्रमण कर अधिकार लिया, और इसी झाई के दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। मैं आगे लिखा देता हूं। तो इस आक्रमण के अंदर जेके का एक सेनापति मारा गया। कौन? गुरुदास सैनी। क्वेश्चन आ रखा, हमीर का सेनापति मारा गया कौन? गुरुदास सैनी। तो इस आक्रमण में हमीर का एक सेनापति मारा गया, और क्वेश्चन आ रखा है रणथंभौर के प्रथम आक्रमण, जेके के प्रथम आक्रमण में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो गुरुदास सैनी। इस आक्रमण में हमीर का सेनापति गुरुदास सैनी मारा गया। ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज आप ऐसा इतिहास है, ऐसा आपको कमांड करूंगा, ऐसे क्वेश्चन ना तो आपको कहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं आप डीप को जितना हो सके आपको डीप करा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्यों? बेसिक सबको आता है, बेसिक से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे जाते तो डीप के अंदर, हिस्ट्री के अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये चीज देखो, झाई का दुर्ग, तो रणथंभौर की कुंजी किसको कहा जाता है? झाई के दुर्ग को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर जब रणथंभौर के अंदर जेके ने प्रथम आक्रमण कब किया? 1290 के अंदर आक्रमण किया, तो उस समय किस दुर्ग पर अधिकार किया? तो झाई के दुर्ग पर। रणथंभौर की कुंजी किसको कहा जाता है? झाई के दुर्ग। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ओल्ड पेपर देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए मैं ओल्ड पेपर को उसको सम्मिलित करके ये आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा इतिहास ना तो कभी पढ़ा है, ना आपको कहीं आपको ऐसा डाटा मिलेगा। आप कहीं सर्च कर लेना, आप कहीं क्लासेस ज्वाइन की होगी, कहीं कोचिंग की होगी, नहीं मिलेगा। फिर आता है 1290 के अंदर इसने अधिकार कर लिया। फिर आती बात, हम जेके ने वापस आक्रमण किया बस 1292 के अंदर, और जेके ने रणथंभौर दुर्ग से चार और घेरा डाल दिया। जब घेरा तो डाल दिया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। क्या सफलता नहीं थी? जब जेके ने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं एक मुसलमान के एक बाल बराबर भी नहीं समझता, ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल बराबर नहीं समझ, क्योंकि वह हताश हो गया था। जब अधिकार तो करना चाहता लेकिन हुआ नहीं, तो वो कह रहे हैं ना कि जब अंगूर खटे, वो बात है, जब ना मिले तो क्या कहते हैं अपन? अंगूर खटे हैं, मिलने तो ऐसे ही नहीं है। इसलिए इसे एक लाइन कह दी कि ऐसे 10 लोगों को मुसलमान के एक बाल बराबर भी नहीं समझता।
तो ये थी अपनी जेके के संबंधित। तो पहले 1290 वाला लिख लिया है युद्ध, लिखो 1292। 1292 1292 के अंदर जेके ने रणथंभौर के चारों ओर घेरा डाला, परंतु सफलता नहीं मिली। रेडी, सफलता नहीं मिली। तब इसने एक कोटेशन कहा था, मैं रणथंभौर, जेके कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, जलालुद्दीन खिलजी, मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल बराबर भी नहीं समझता। ये चीज लिखी किसने, जेके ने की थी। तो इसको ये कोटेशन है, कथन है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा, इसी का कोटेशन और ऐसा किसने किया था, तो जेके ने कहा था। लिखो आप इसको। फिर अपने इस जेके का वर्णन, इसका वर्णन किसके अंदर दे रखा है, तो इसका वर्णन अमीर खुसरो, पुस्तक कौन सी, अमीर खुसरो की मिफ्ताह उल फतू, मिफ्ताह उल फतू, उसके अंदर इससे के युद्ध के बारे के अंदर दे रखा है। तो आप इसका पहले ये नोट करो, इसके बाद अपन देखते हैं इसका वर्णन किसके अंदर किया गया है, इस युद्ध का वर्णन, कि ये चीज किसके पुस्तक के अंदर की गई है। तो क्वेश्चन आ जाए, मैं ऐसे 10 दुर्गों मुसलमान एक बार, एक लाइन किस पुस्तक में कही गई है, तो अपन को पुस्तक भी लिखनी जरूरी है। तो इसका वर्णन, यानी अभी ये लिखा है लाइन, इसका वर्णन कहाँ की है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखी है अपने अमीर खुसरो, खुसरो की पुस्तक, अमीर खुसरो की कौन सी पुस्तक है, उसको इंपॉर्टेंट है, मिफ्ताह उल फतू है ये। तो मिफ्ताह उल फतू, इस पुस्तक के अंदर इस लाइन का वर्णन किया, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बराबर बाल बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा था, जेके ने कहा था। 1292 के अंदर युद्ध हुआ था, उस युद्ध के जब उसने युद्ध किया, उसने क्या चारों ओर घेरा डाला था रणथंभौर। तो हमीर देव ने रणथंभौर दूर के दरवाजे नहीं खोले, तो इसने वापस हताश होकर वापस घेरा हटा लिया। तब उसने इस लाइन की, और इस लाइन का वर्णन अपना अमीर खुसरो की पुस्तक कौन थी, मिफ्ताह उल फतू, इसके अंदर दी गई है। फिर एक पुस्तक आती है बरनी की कौन, तारीख है फिरोजशाही, उसके अंदर भी इसका वर्णन किया गया है। तो बरनी और पुस्तक लिखो, बरनी की तारीख ए फिरोजशाही, इंपॉर्टेंट है ये, तारीख है फिरोजशाही, उसके अंदर भी इसका वर्णन किया गया था। ये बात हुई 1292 तक। फिर 1292 के बाद अपन चलते हैं, तो जेके की हत्या किसने की थी, इसका भतीजा था, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो जेके की हत्या किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद जेके की हत्या कर दी जाती है, तो जेके की हत्या एके ने की, एके समझ लो, अलाउद्दीन खिलजी, इंपॉर्टेंट है, जेके की हत्या एके ने की। तो यहां से हमीर और जेके की ये पूरा दुश्मनी क्यों, जब जेके ही मर गया, तो ये यहाँ पर ये जेके की दुश्मनी का खत्म हो गया और शुरू हो गई एके की दुश्मनी। तो अपन देखेंगे, ये जेके एके का भतीज था, एके का भतीज का सुनसान जले बुला के इसने इसकी मुंडी गाड़ दी, और मुंडी गाड़ते ये खत्म हो गया जेके का, और शासक बन गया इसका भतीज, कौन, एके। तो शुरू करते अपन एके के हमीर और एके के बीच जो संघर्ष हुआ उसकी कहानी। आज एक वीडियो के अंदर पूरा इतिहास पढ़ लेंगे अपन, फिर अपन नेक्स्ट इतिहास जालोर का इतिहास देखेंगे। तो हमीर वैसे अलाउद्दीन खिलजी, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा आतंक फैलाने वाला यही शासक था एके। इसके समय राजस्थान का पूरी राजनीति,
पूरे शासक तहस नहस हो गए, क्योंकि जो शक्तिशाली शासक थे इसके सामने जब युद्ध करे तो ये तो क्या करता, एक वो है दाम दंड भेद सब यूज करके इसने शासक किया, क्योंकि ये नहीं समझते थे कि युद्ध किया जाए एक ईमानदारी से, नहीं, जैसा हो सके काम दाम दंड भेद सो रास्ता चुनना वो चुनते थे। और इसी की चर्चा के अंदर ये अपने राजस्थान के राजपूत सिर्फ एक वीरता के लिए प्रसिद्ध, इतने वीर थे कि अपने को जब ये युद्ध में जाते थे तो कुछ नहीं सोच, बस जिसको अपन को हराना है या उसको खत्म करके आना है। और इसी जोश के अंदर वो अपने हार स्वीकार और अपने को वीर गति के प्राप्त हो गए। तो एक एक समय कई शासकों ने वीर गति की प्राप्त की थी। एक एक शासक अपन देखेंगे जब एक एक इतिहास राजस्थान के अंदर, तो कई शासकों ने वीर गति को प्राप्त किया था, क्योंकि इसका कारण यही था, एक अपनी साम्राज्य को विस्तार और सभी राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था। तो इसी चक्कर के अंदर जब राजस्थान के राजा उस समय स्वतंत्र ही जो थे, क्योंकि ये किसी का अधीन था, अपने जैसे हमीर देव चौहान है, अपने आगे अब रणथंभौर का इतिहास अपने पढ़ा उसके अंदर ही या रणथंभौर का इतिहास पढ़ते इसके अंदर देखें, जब हम सिवाड़ा बाड़मेर का देखेंगे वहीं यही बात होगी। इस तरह एक एक समय सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था अपन का राजस्थान, इसीलिए रानियों ने भी जोर किए और वंश के वंश खत्म हो गए। क्यों? जब हमीर देव ये चौहान वंश का पतन का मुख्य कारण यही था क्योंकि एक के समय लगभग 54 शासकों को यहाँ इन्होंने एक एक वंश ही खत्म करने कोशिश की। जैसे अपन जब रणथंभौर का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके अंदर रणथंभौर का जब शाखा हो गया, इसके बाद सिवाड़ा का शाखा हो गया, तो इसके समय चौहानों की लगभग शाखा भी खत्म हो गई। तो अपन बात करते हैं अपन हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी यानी एक के समथिंग बात। तो एके ने आक्रमण किया था किस पर? हमीर पर। इस आक्रमण के कई कारण भी हैं, वो पहले तो इनको कारणों को लिखेंगे, फिर अपन बात करेंगे एके से संबंधित युद्धों की। तो इस युद्ध के आक्रमण के कारण लिखा कारण पहला है, सब लिखा जाता है साम्राज्यवादी नीति। एके की साम्राज्यवादी नीति के कालीन ये एके ने आक्रमण के अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, और हर राजा यही चाहता था। इसी चक्कर के अंदर युद्ध होते थे, और युद्ध होगी पहले सबसे पहले युद्ध का प्रथम कारण क्या होता है? साम्राज्यवादी नीति। फिर आता है हमीर ने एक एक को कर देने से मना कर दिया, क्योंकि हमीर एक शक्तिशाली शासक था। तो हमीर ने सोचा मैं इसको क्यों कर दूं, क्योंकि उसने एक एक को भी इसको वापस जाना पड़ा एक एक को एक बार। तो हमीर ने एक एक को क्या कर देने से मना कर दिया, और इसी कारण एके ने इस पर आक्रमण किया। तो दूसरा कारण लिखो, हमीर ने एके को कर देने से मना कर दिया। तो मना कर दिया तो एके को लगा हम तो इस पूरे स्वतंत्र के शासक है, इसीलिए इसने इस पर आक्रमण का कार्य सुना। फिर आता है इसका महत्वपूर्ण युद्ध के अंदर युद्ध आक्रमण करने का मुख्य कारण। तो एके का एक शासक था, एके का एक जो विद्रोही था, कौन? मंगोल का महमूद शाह और कबरू ने हमीर के पास शरण ली। इन्होंने एक क्या विद्रोही थे दोनों, इन्होंने जब हमीर को उसको वहां से हटा दिया, निकाल दिया दिल्ली से, तो ये हमीर के पास आ गए। तो हमीर के पास इसने शरण दे दी हमीर ने, और ये युद्ध का हमीर ने एके ने कहा इसको वापस लौटा दो हमीर को, लेकिन हमीर ने इसको मना कर दिया कि हमीर एक बार जो शरण दे देता है उसको कभी वापस या उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करता, इसलिए हमीर ने इसको वापस लौटाने से मना कर दिया। तो ये चीज अपन को लिखनी है। तो दूसरा लिखो, एके का विद्रोही मंगोल शासक महमूद शाह वे कबरू को हमीर ने शरण दी। और इसी वजह से इसने एके पर आक्रमण करने का मुख्य कारण था। फिर आती है एक बात, इस हमीर को नहीं, इस महमूद शाह को जब शरण तो दे दी, इस महमूद शाह एक शक्तिशाली शासक था, ऐसे नहीं है। तो इसने जब ये
किसी को शरण देते तो वो स्वयं तो भी आती हैं, अपनी सेना भी लाते हैं। इसलिए अमीर को लगा कि एके इस पर अगर अपन पर एके दबाव, क्योंकि इसका काका था जेके, उसने भी आक्रमण किया था, इसको अमीर को लगा ये भी करेगा, क्योंकि उसने जेके को पराजित ही है, अगर वो देखे जाए तो एक तरह का पराजित ही है 1200 ब्राणु वाला। तो उसके अंदर जो पराजित कर दिया, वापस जेके चला गया, तो इसने सोचा ये इसका भतीजी पक्का आक्रमण करेगा। तो इसने इस महमूद शाह की खुद को, और सेना भी आती है साथ में, उस दोनों को, और एक साथ था कबरू खां, इस दोनों को, कबरू को, इन दोनों को जब शरण दी, तब अब इसकी लालन पालन के लिए अमीर ने इसको महमूद शाह को जगना की जागीर दी। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है, अमीर ने महमूद शाह को किस प्रांत की जागीर दी? तो कहाँ की? जगना की। तो यहाँ लिखना है आपको, अमीर ने महमूद शाह को जगना एक क्षेत्र है वहां का, जगना की जागीर दी। और इसी जागीर से ये अपना क्या करते थे? लालन पालन करते थे। पहले बोलते थे अपन जब इतिहास पढ़ते हैं तो जागीरदार, वही जागीरदार है। अमीर ने महमूद शाह को कहाँ की जागीर दी? जगना की जागीर थी। फिर आता है एके का आक्रमण। तो अमीर ने इससे पहले, जब एके से संबंधित पहले अपने जीवन काल के अंदर 17 युद्ध लड़े थे, उनमें से 16 पर विजय पाई थी, यानी कभी भी लास्ट युद्ध के अंदर ये पराजित हुआ था और उसी को फिर वीर गति को प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन आए, अमीर ने कितने युद्ध लड़े? 17, और 17 युद्ध में उसने 16 पर विजय पाई थी। इतना शक्तिशाली शासक था हमीर देव चौहान। तो लिखना है, अमीर ने 17 युद्ध में से 16 पर विजय प्राप्त की। ये बात होती है अपने अमीर के संबंधित। अब अपन चलते हैं युद्ध के अंदर। तो एके ने आक्रमण कर दिया कब? 1299 के अंदर, और युद्ध का नाम दिया हिंदुवल घाटी का युद्ध। कौन सा? हिंदुवल घाटी का युद्ध। तो लिखो आप, हिंदुवल घाटी का युद्ध। हिंदुवल घाटी का युद्ध 1299 के अंदर, 1299 के अंदर रणथंभौर के अंदर ये था। हिंदुवल घाटी कहाँ है? क्वेश्चन आ जाए तो पहले इसको ध्यान रखना, कहाँ है? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह प्रथम 1763 के अंदर की थी। ये हुआ सवाई माधोपुर का इतिहास है। तो हिंदुवल घाटी का युद्ध 1299 के अंदर हुआ था। तो एक सेनापति कौन था? उल्गू खां, और एक था अपना अल्प खां। क्योंकि ये सेनापति बहुत ही शक्तिशाली थे, उल्गू खां। उल्गू खां बहुत नाम आएगा अपना। एक सेनापति कौन थे? उल्गू खां, अल्प खां और वजीर नुसरत खां। इसके नेतृत्व के अंदर सेना भेजी। एके स्वयं नहीं आया था हिंदुवल घाटी के युद्ध के अंदर। तो एके ने, तो यहां लिखना, एके ने उल्गू खां, नुसरत खां, वे अल्प खां के नेतृत्व में सेना भेजी। तो स्वयं 1299 हिंदुवल घाटी के युद्ध के समय एके नहीं आया था। ये आपको चीज को समझ में आ गई। तो कौन आया था? उल्गू खां, नुसरत खां और अल्प खां। इन तीनों को नेतृत्व के अंदर सेना भेजी गई। और इन्होंने क्या, वही पहले बात, जहीं का दूर पर अधिकार कर लिया। इन्होंने जहीं के दूर पर अधिकार किया। इन्होंने जहीं के दूर पर अधिकार किया। तो जहीं का दुर्ग, उस समय भी एक जेके ने भी अधिकार कर लिया और एके ने भी किया जहीं का दुर्ग। तो एक जेके ने कब किया? 1290 के युद्ध के अंदर।
1200 युद्ध के 90 के अंदर इसने जहां के दूर कर दिया और एक ने प्रथम बार 1299 हिंदोल घाटी के युद्ध के समय इसने क्या किया, जहां के दूर पर अधिकार कर लिया। तो आगे अपन लिखते हैं हमीर ने सेनापति किसको बचे, एक तो अपन को भीम सिंह का नाम आता है, एक धर्म सिंह का नाम आता है। तो भीम सिंह और धर्म सिंह, तो यहाँ लिख लेना आप, ये हटा रहा हूं ये चीज, एक के वाले सेनापति और यहाँ पर लिख लो हमीर के सेनापति। हमीर ने किसको भेजा, एक तो भेजा धर्म सिंह, वे भीम सिंह को भेजा। बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था ये हिंदोल घाटी का युद्ध। इस युद्ध के अंदर हमीर के सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह। इसके अंदर इन दोनों ने क्या, इनको हरा दिया, उल्गू खान को। तो यहाँ पर ये तुर्क थे, इसीलिए लिखा जाता है तुर्कों को हराया। हमीर ने तुर्कों को हराया। तुर्क को लिख सकते हो या इसके समय उल्गू खां को, इनमें से इसीलिए तीनों का भेड़ इकट्ठे ही नाम आ जाता है। तो तुर्क मतलब एक को हराए, ये संबंधित हो सकता है क्योंकि इसने बहुत ही शक्तिशाली शासक था हमीर, इसीलिए इसने इतने बड़ी सेना को, हमीर की सेना को पराजित कर दिया और जहां के दूर पर वापस अधिकार लिया। तो हमीर ने इन तुर्कों को हराया, इन दोनों धर्म सिंह और भीम सिंह। कहानी यहीं से चेंज हो जाती है क्योंकि हमीर का जब ये किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर हमीर क्या करता है, गलती कर देता है। और गलती क्या कर देता है वही चीज बता रहा हूं। हमीर ने जब तुर्कों के, इसके दोनों सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह ने जब इनको तुर्कों को हरा दिया गया, तो धर्म सिंह क्या गया, लूटपाट करके वापस रणथंभौर आ गया। कौन, ये धर्म सिंह। तो धर्म सिंह क्या गया, यहाँ लिख सकते हो आप, धर्म सिंह लूटपाट करके वापस क्या गया, रणथंभौर आ गया। तो लूटपाट, धर्म सिंह लिख लेना और आगे लिख लेना लूटपाट करके रणथंभौर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको क्या, जब समझने के लिए यहीं से आपको देखनी पड़ेगी। धर्म सिंह तो चला गया, फिर क्या किया, पीछे बच गया भीम सिंह और थोड़ी बहुत सेना थी। इस भीम सिंह की बात करें तो भीम सिंह पीछे रह गया और थोड़ी बहुत सेना थी। तो इस भीम सिंह को क्या किया, जो अल्प खां था, इसने भीम सिंह पर आक्रमण कर दिया पीछे से। तो भीम सिंह की सेना लौट रही थी, तो इसने पीछे से आक्रमण कर दिया और हमला बोल दिया। उसी हमले के अंदर भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा भीम सिंह की लौटती सेना पर अल्प खां ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर दिया तो इस भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। और भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये बात हुई अपनी यहां तक। अब भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो भीम सिंह की मृत्यु से हमीर इतना विचलित हो जाता है, ये उस देखने के लिए, मतलब वो क्या हुआ था ये देखने चक्कर के अंदर देखा ही नहीं। और इसने क्या किया, भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो इसका पूरा जिम्मेदार किसको ठहरा दिया, धर्म सिंह को। और धर्म सिंह को वहां से इसको हटा दिया, जब सेनापति पद से हटा दिया और इनकी आंखों के अंदर अंधा कर दिया गया कि तू जो भीम सिंह मरा वो तुम्हारी वजह से मरा है। यहीं से रणथंभौर के अंदर एक क्लश शुरू हो जाता है और उस क्लश के अंदर ये रणथंभौर पूरा चपेट के अंदर आ जाता है। फिर चलते अपन बात आगे। यहां से जब एके को पता चलता है कि एके ने पता चलता है कि अपनी सेना हार गई है, तो उल्गू खां को वापस आक्रमण करने के लिए भेजता है। उल्गू खां और नुसरत खां, क्यों, उल्गू खां और नुसरत खां को वापस आक्रमण के लिए भेजता। और किले के अंदर उसने क्या किया, चारों ओर घेरा डाल दिया और किले पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। और पत्थर के लिए जो औजार काम आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो वापस लिखो आप एक बार, उल्गू खां का वापस आक्रमण। रणथंभौर का ये खत्म हुआ अपना हिंदोल घाटी का युद्ध। और इसके बाद इस हिंदोल घाटी के अंदर हमीर की विजय हुई, लेकिन उल्गू खां ने वापस आक्रमण के लिए आया था। उल्गू खां
का आक्रमण किया था। उल्गू खान ने आक्रमण किया। तो उल्गू खान ने आक्रमण कब किया? इस उल्गू खान ने क्या किया? रणथंभौर के अंदर चारों ओर घेरा डाल दिया, चारों ओर घेरा डाल दिया। उल्गू खान का आक्रमण, और साथ में इसका था नुसरत खान। इन दोनों ने जब रणथंभौर के अंदर, ये रणथंभौर दुर्ग है, इसके अंदर चारों ओर घेरा डाल दिया, ये आप लिख लेना। इस घेरे के अंदर डाल दिया तो यहां से उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए कि इस पत्थरों को औजार होते हैं, इसको कहते हैं एक तो पासीब, तो लिखना आप यहाँ पासीब गरगच, ये पत्थर बरसाने के औजार है। कहीं क्वेश्चन आ जाए पासीब गरगच क्या है, तो ये याद रखना, ये पासीब और गरगच है, पत्थर बरसाने के औजार थे उस समय। जहां पासीब गरगच, एक और लिख लेना मगरबो, मगरबो, ये तीन औजार थे, याद आ गया, आपको लिखा दिया। ये तीन पासीब गरगच और मगरबो, इन तीनों से इन्हें उल्गू खान नुसरत खान ने किले पर क्या किया? पत्थर बरसाने शुरू हो गए। और जब पत्थर बरसाओगे तो वापस आएगा पत्थर, तो क्योंकि पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाता है। तो जब वापस एक पत्थर आ गया तो वो पत्थर दे गया अपन नुसरत खान को, और नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है और सेना वापस चल जाती है जाही के दुर्ग पे, क्योंकि जाही तक तो इन्होंने पहले ही अधिकार कर लिया। जब जाही से दुर्ग आगे बढ़े, रणथंभौर के चारों ओर घेरा डाला, तो इन्होंने पत्थर बरसाए, और पत्थर बरसाने के औजार मैंने लिखा दिए, कौन से? पासीब गरगच और मगरबो, इनसे औजार गए तो पत्थर बचो। वापस हमीर की सेना ने पत्थर बचाए, और एक पत्थर अपन को लगा नुसरत खान को, और नुसरत खान की यहाँ हो जाती है मृत्यु। तो नुसरत खान इसके अंदर मारा गया, और सेना वापस चली जाती है जाही के दुर्ग तक। कहां तक? जाही के दुर्ग तक। आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, लिखना ऐसे आपको थोड़ी बता देता हूं। उल्गू खान और आक्रमण, नुसरत खान के साथ आक्रमण किया और किले के चारों ओर घेरा डाला, और पासीब मगरमच्छ पासीब गरगच और मगरमच्छ से पत्थर बसाए, परंतु हमीर की सेना द्वारा पत्थर लगा, एक पत्थर नुसरत खान को लगा, जिसमें नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है और तुर्कों के अंदर हाहाकार मच जाता है। तो तुर्क वापस चले जाते हैं अपन कहां तक? जाएंगे दुर्ग तक। यह हुआ अपने उल्गू खान का आक्रमण। फिर आता है उल्गू खान। जब ये बात अपन को चलती है एक एक को जलाउद्दीन, वो बहुत ही गुस्सैला होता है, और गुस्सा आने से वो कहता है मैं स्वयं जाऊंगा, और आ जाता है अलाउद्दीन का आना। तो अलाउद्दीन स्वयं कब आता है, यही बात अपन को देखनी है। तो दुर्ग अलाउद्दीन का आना, पहले लिखो अलाउद्दीन का आना, और युद्ध शुरू करेंगे अपन। तो लिखो एक का आना, एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी का आगमन, आगमन। जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो एक ने 1 वर्ष तक किले के चारों ओर घेरा डाला। 1 वर्ष तक इसने, हमीर ने रणथंभौर दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले, क्योंकि पहले दुर्गों के अंदर बहुत पानी के रखने के बहुत बड़े और अनाज रखने के बहुत बड़े सारे साधन थे। तो एक हमीर ने दरवाजे ही नहीं खोले रणथंभौर दुर्ग के, और दरवाजे नहीं खोले तो अंदर जाने का कोई रास्ता उनको पता नहीं था, क्योंकि हर किले के अंदर गुप्त रास्ता होता है, लेकिन एक को पता ही नहीं था कि अंदर जाए तो जाए कैसे। फिर एक को दिमाग में आ गया। इस एक ने क्या किया, इसके 2 सेनापति, एक सेनापति थे कौन? रतिपाल और रणमल। तो सेनापति थे इसके 2, एक तो रणमल और एक रतिपाल। एक का नाम अपन सुरजन शाह भी मिलता है, कि इन तीनों ने लालच देकर अपनी ओर मिलाया और किले के गुप्त रास्ते पूछे गए थे, और इसी से इसके अंदर एंट्री पाई थी। तो पहले लिखो, तो घेरा डाला, 1 वर्ष तक इनको सफलता नहीं मिली। एक ने रणमल, रतिपाल, इनको लालच दे दिया। एक अपन को नाम मिलता है सुरजन शाह, को लालच दिया, लालच देकर अपनी ओर मिलाया और इन्होंने क्या किया, किले के जो गुप्त रास्ते थे उनको बता दिया था।
यहाँ पर एक कोटेशन आता है, अपने कौन लिखता है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो लिखता है कि जो किले के अंदर दुर्ग में सोने के 2 दानों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो इसको लिख लेना, अमीर खुसरो का कथन है। अमीर खुसरो लिखता है कि किले में सोने के 2 दानों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ये कोटेशन कितना है, अमीर खुसरो का है। ये अमीर खुसरो लिखता है कि जो किले के अंदर इसकी अनाज की इतनी कमी हो गई, जब सोने के 2 दाने हो गए फिर भी चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो गया, अनाज की कमी होगी। और गुप्त रास्ते पता चल गया एके को, तो एके ने क्या किया, रणथंभौर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर लिया। तो प्रवेश कर लिया तो इन सरदारों को, इन राजपूतों को लगा अब अपन को मृत्यु तो निश्चित है, क्यों ना अपन वीर गति को प्राप्त हो। तो यहाँ की रानी का क्या किया, रंग देवी रानी थी इसकी, हमीर की रंग देवी, इसने जो पदम तालाब है उसके अंदर कूदकर जल जोर किया, जो अपन बोलते हैं राजस्थान का एक मात्र जल जोर। तो याद रखना, रानी रंग देवी ने पद्म तालाब में कूद कर जल जोहर किया, और इसको बोलते हैं राजस्थान का एकमात्र जल जोर। तो जल जोर है राजस्थान का एकमात्र जल जोर। कौन सी है, अपने रणथंभौर वाला। रानी कौन थी, रंग देवी। ये रंग देवी ने जब पद्म तालाब के अंदर कूद के आत्महत्या कर ली, इसको अपन जोहर बोलते हैं। आत्महत्या पहले नहीं बोलते थे, इसलिए अपन को इसको क्या बोलना है, जोहर बोलना है। तो पद्म तालाब के अंदर कूद कर जल जोर कर लिया। तो जल जोर कर लिया तो ये राजस्थान का एकमात्र जल जोर हो गया। और ये हमीर देव क्या किया, हमीर और जो बाकी सरदार थे वो एक के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो अपन को लिखना है, हमीर के सेनापति हमीर देव लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। एक के सामने लड़ता हुआ, एक के सामने हमीर क्या हुआ, वीर गति को प्राप्त हो गया। तो एक ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और जब दुर्ग पर अधिकार कर लिया, ये डेट हर बार पूछी जाती है, एक ने किस तारीख को दुर्ग पर अधिकार कर लिया, ये अपन को चलता है इन पुस्तकों से। और अपन की डेट आती है 11 जुलाई 1301। तो अपन को लिखना है 11 जुलाई 1301 को एके ने रणथंभौर पर अधिकार किया। ये डेट मिलती है अपन को इन पुस्तकों से, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिखना। 11 जुलाई 1301 को एके ने क्या, रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वे यहाँ पर शासक किसको नियुक्त किया, उल्गू खां को। वे उल्गू खां को नियुक्त किया, उल्लू खां को यहाँ पर नियुक्त कर दिया और रणथंभौर पर अधिकार कर लिया 1301 के अंदर। यहाँ से अपन को हमीर का पूरा इतिहास समाप्त होता है। फिर इसके अंदर बात चलती है रणमल और जो रतिपाल थे उनका क्या किया। तो रणपल और रतिपाल की दोनों, इन तीनों की क्या कर दी, हत्या कर दी। अपन के अंदर पुस्तकों में इन दोनों का नाम मिलता है रणमल वे
रतिपाल। देशद्रोह का यही होता है, क्यों अपने और मिलाए वापस मार देते हैं इनको। क्या अगर शासक ये अपने खुद के स्वामी के नहीं हो सके, तो एक ने कहा जब तुम तुम्हारे स्वामी के नहीं हो सके, तुम्हारे राजा का नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा। इसलिए रणमल व रतिपाल को मार दिया या मौत के घाट उतार दिया। ऐसे देशद्रोह का यही होता है। अगर ये रणमल रतिपाल गुप्त रास्ता नहीं बताते तो हमीर देव एक एक को समाप्त कर सकता था। इतना शक्तिशाली हमीर देव चौहान था। एक कुछ नहीं था, एक के पास इतना साम्राज्यवाद या इतनी बड़ी सेना या इतने बड़ा कौशल नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ इन राजनीतिक तरीके से इन्होंने क्या अपनी ओर मिलाते रहे। जहां भी लड़ाई करेगी ये वहां पर अपनी ओर मिलाए और युद्ध किया, अपनी ओर मिलाए युद्ध किया, और वहीं पर एक बहुत बड़ा शासक हो गया। नहीं, एक के पास ऐसा कुछ नहीं था। अपन एक का इतिहास देखेंगे इनको हटा के, तो ये कुछ नहीं, सिर्फ धोखे से राजा को हराता। अगर सामने युद्ध करे तो ये नहीं हरा सकता था। बात जैसे जेके से तो हमीर देव बहुत ही खतरनाक शासक है। जैसे भी एक की क्या थी, सेना तो वही थी, शासक की बदला, और इतना खतरनाक शासक था नहीं, क्योंकि इसने जेके को धोखे से मारा। तो इतना शक्तिशाली होता तो जेके को भी एक के बहुत ही लड़ाक है या युद्ध के अंदर जीत के करता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर बात आती है, अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुफर का घर, क्या लिखता है, आज कुफर का घर क्या इस्लाम का घर हो गया। इसको इंपॉर्टेंट है, तो लिखता है अमीर खुसरो। जो रणथंभौर के इतिहास में जब जो कोटेशन मिलेंगे आपको अमीर खुसरो के मिलेंगे, तो लिखो अमीर खुसरो ने लिखा, अमीर खुसरो लिखता है आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। तो यहाँ पर कई मंदिर बनाए थे, उन मंदिरों को तोड़ के इसने पूरा रणथंभौर दुर्ग को तहस नहस कर दिया। इसलिए इसने कहा था आज कुफर का घर क्या हो गया, इस्लाम का घर हो गया। फिर आती है बात, यहाँ पर रणथंभौर का इतिहास समाप्त हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है हमीर के जो दरबारी कवि थे वो कौन कौन थे, तो इसके अपन को हमीर के दरबारी कवि लिख लेते हैं। दरबारी कवि, दो दरबारी कवि थे, लिखो उनका नाम। विद्यादित्य, एक नाम मिलता है सैम विद्यादित्य। इन दोनों का नाम अपन को हमीर के दरबारी कवि के रूप में अंदर प्राप्त होता है। सेम नाम लग रहे होंगे लेकिन दोनों अलग अलग हैं आपको, विद्यादित्य और विद्यादित्य। इसके बाद बात आती है हमीर के दरबारी कवि। हम युद्ध कर लिए, युद्ध के बाद अगर हमीर का इतिहास पढ़ लिया, लेकिन जो हमीर के निर्माण है कार्य, तो हमीर का पिता का नाम मैंने बताया था आपको जय सिंह। इसने अपनी पिता की याद के अंदर 32 खंभों की छतरी बनाई थी, क्योंकि ये हमीर का जब पिता था जय सिंह, इसने 32 सालों तक शासक किया था, इसीलिए इसको खंभे बना दिए इसने 32। तो 32 खंभों की छतरी बनाई थी इसने, जिसको अपन कहते हैं न्याय की छतरी। तो लिखना आप, हमीर ने अपने पिता जय सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई, और ये 32 खंभरी 32 वर्षों तक शासन किया। इसलिए 32 वर्षों तक शासन, इसके पिता ने जब 32 वर्षों से शासन किया, 32 वर्षों तक, तो इसलिए इसने 32 खंभे लगा दिए, और इसको अपन कहते हैं न्याय की छतरी, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं। तो न्याय की छतरी किसको कहा जाता है, हमीर के पिता जो जय सिंह की पिता की छतरी है 32 खंभों की, किसने बनाई थी, तो 32 खंभों की छतरी हमीर देव चौहान ने बनाई थी अपने पिता की याद के अंदर जय सिंह
चौहान की याद में, और इसको ही अपन कहते हैं न्याय की छतरी। फिर बात आती है अपने एक प्रसिद्ध लाइन है अपने हमीर देव चौहान की, क्या, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ने दूजी बात। तो ये लाइन लिखो, किस शासक के बारे में कही गई है, तो शासक का लिखना है अपन को, तो तिरिया तेल, प्रसिद्ध लाइन प्रसिद्ध लाइन क्या है, तिरिया तेल हमीर, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बात। तो ये लाइन किसके बारे में कही गई है, हमीर देव चौहान के बारे के अंदर कही गई है, तिरिया तेल और हमीर हटे चढ़े ने दूजी बार। तो ये था अपने रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर के इतिहास के अंदर अपन ने पूरा पढ़ लिया हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान का AK और JK इन दोनों का संघर्ष हुआ था हमीर देव चौहान का, और बहुत ही प्रतापी शासक था। रणथंभौर के इतिहास का अपन जब भी अपन आकलन करेंगे तो एक ही नाम आएगा, कौन, हमीर देव चौहान। और हमीर देव क्वेश्चन हमीर देव चौहान से ही पूछे जाते हैं, जैसे JK ने कब इसको अधिकार किया था, और इसका जोहर, इसके बारे के अंदर पूछा जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र जोहर अपन को पूछना पता करना हो तो अपन चलेंगे रणथंभौर के इतिहास के अंदर, जहां पर जल जोहर हुआ था। इस जल जोहर करने के बाद हमीर वीर गति को प्राप्त होता है और सारी सेना, तो यहाँ पर अपन को जैसे ही वीर गति को प्राप्त होता है तो ये AK क्या कर लेता है, पूरे रणथंभौर के अंदर अधिकार कर लेता है। और वहां पर जो मंदिर थे, क्योंकि कई हिंदू मंदिर होते हैं इस रणथंभौर दूर के अंदर, तो यहाँ का शासक, यहाँ का इसका कवि था AK का, कौन, अमीर खुसरो। वो अमीर खुसरो लिखता है कि आज कुफर का घर किसका, इस्लाम का घर हो गया, क्योंकि इस AK ने, अलाउद्दीन खिलजी ने कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद के अंदर परिवर्तन कर दिया। तो राजस्थान की पहली मस्जिद पूरे कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, कौन सी, 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर, जिसको जहां पर पृथ्वीराज तृतीय को हराकर गोरी ने उसको क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और गोरी उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किसने किया, गोरी ने, और उस मस्जिद को निर्माण कर दिया 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर। वो पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। तो भारत राजस्थान की प्रथम मस्जिद पूछ ले तो कौन सी है, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो बाद में अंदर मस्जिद में परिवर्तन करती गई, क्योंकि वो पहले संस्कृत पाठशाला थी। यहाँ पर अपन की इतिहास होता है रणथंभौर का पूरा, एक ही वीडियो के अंदर अपन ने पूरा रणथंभौर का इतिहास देख लिया। कुछ अपन ने पिछले वीडियो के अंदर लेगा, लेकिन इसके अंदर में वापस शुरू करके एक नई सिरे से वापस रणथंभौर का इतिहास पढ़ा है। अगर अगले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ेंगे जालोर का इतिहास। जालोर का इतिहास भी एक ही शासक के समकालीन होता है। जालोर के इतिहास के अंदर शासक नाम आता है अपन कान्नड़ देव चौहान, कौन, कान्नड़ देव चौहान। जालोर का इतिहास अगर बात करते हैं अपन जालोर की, तो पुराना नाम क्या था इसका, जबालीपुर। क्या नाम, क्योंकि जबाली के अंदर नाम इसलिए पड़ा, तो यहाँ पर एक ऋषि थे, कौन, जाबली, ऋषि जाबली, और उन्हीं का प्रभाव के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ गया अपने जबालीपुर। या इसको कहते हैं यहाँ पर जाल वृक्ष की अधिकता के कारण, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस जालोर का नाम क्या पड़ गया, इस जालोर नाम हो गया जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम हो गया अपने कौन सा, जालोर। जब अपन नाडोल का इतिहास पढ़ना था, वहां पर एक शासक था, कौन, कीर्तिपाल चौहान। वो कीर्तिपाल चौहान ही नाडोल से कहा गया, मैंने बताया जालोर की शाखा के अंदर विलीन हो जाते हैं, कौन, कीर्तिपाल, नाडोल के चौहान, कीर्तिपाल चौहान। तो यहीं से अपन बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि जालोर चौहानों का संस्थापक किसको जाता है, तो कीर्तिपाल चौहान को कहा जाता है। जालोर के अंदर दुर्ग भी है, दुर्ग भी बात करेंगे अपन। इसी JK और AK ने वहीं पर आतंक मचाया था, उसकी भी बात करेंगे अपन। और जो नैन्सी है, इसने एक शासक को उपाधि दी, उसकी भी बात करेंगे अपन। ये चीज अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मोहन और नैन्सी की बात करते थे, जोधपुर के दरबारी कवि था, कौन, जसवंत सिंह, इसका दरबारी कवि था मोहन और नैन्सी। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोहन और नैन्सी किसका दरबारी कवि था, तो जोधपुर का शासक कौन, जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह नाम के 2 शासक हुए थे, लेकिन जो प्रथम शासक हुए थे बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, उसका मोहन और नैन्सी क्या दरबारी कवि था। ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर पूरा अपन एक ही वीडियो के अंदर जालोर का इतिहास भी पढ़ लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, और आपका जो भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट्स के अंदर लिख देना। अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जालोर का इतिहास, और जालोर के इतिहास का पूरा विश्लेषण कर लेंगे। जो भी ओल्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है उसके आधार पर भी, और वर्तमान के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे अपन ने इसके अंदर कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, कई ऐसे क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो अपन ने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार जरूर देखना आप इस वीडियो पे, आपको भी पता चल जाएगा कि इसका क्या कहाँ तक ये वीडियो, मैंने इसको एक बेसिक से उठा के हाई लेवल तक मैंने ये लिखाया, पूरा बेसिक से उठाया। पहले तो आपको समझाया, फिर आपको इसके अंदर पहले बताया, फिर आपको यहाँ पर लिखाया भी है। इसीलिए थोड़ा ये वीडियो लंबा भी हो गया। 1 घंटे के अंदर रणथंभौर का इतिहास पूर्ण होता तो और क्या चाहिए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आप रणथंभौर का पूरा चौहान वंश पढ़ सकते हो। तो आराम से 4 वीडियो के अंदर पूरे चौहान वंश हो जाएंगे, क्योंकि नाडोल चौहान अपने छोटे से वीडियो के अंदर कर लिए। नाडोल चौहान एक कीर्तिपाल चौहान था, बाकी नाडोल का कोई इतिहास था नहीं। शाहजहां अजमेर, रणथंभौर अपन पढ़ेंगे, जालोर और बाड़मेर, शिवाड़ा बाड़मेर, इन चारों का इतिहास ही है बहुत ही शानदार चौहानों का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जालोर का इतिहास, फिर शिवाड़ा बाड़मेर का इतिहास, इसके साथ अपना पूरा हो जाएगा चौहान का साम्राज्य, चौहान शासकों का साम्राज्य। फिर अपन पढ़ेंगे जोधपुर का इतिहास, जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास। तो ये था अपनी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट्स के अंदर लिखना। लेकिन और सनहरी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जो घंटी का बटन है पास के अंदर उसको जरूर दबा देना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आप तक वो हाथों हाथ पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सकें। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको सभी को जय श्री कृष्ण।